सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्डिंग होती क्या है और यह बॉन्डिंग एटम्स करते क्यों हैं। तो एटम्स बॉन्डिंग करने का मकसद पहला ही होता है कि अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब स्टेबल करने से मतलब मेरा क्या है? स्टेबल करने से मतलब ये है कि ये एटम का एक स्ट्रक्चर होता है कि ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल एंड सो ऑन ना, इसके शेल्स बढ़ते रहेंगे। स्टेबल करने से मेरा मुराद ये है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लाजमी बात है, और जो भी आखिरी शेल है, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको हम स्टेबल कहते हैं। मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दैट मीन्स कि आपका जो एटम है वो स्टेबल है। और इसी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एटम्स ये करते हैं, बॉन्डिंग। अब एटम्स बॉन्डिंग करते कैसे हैं? बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं। एक आयोनिक, एक कोवेलेंट और तीसरी है मेटेलिक। ओ लेवल के सिलेबस के अंदर ये 3 टाइप्स की बॉन्डिंग है जो हम डिस्कस करेंगे, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। तीनों टाइप की बॉन्डिंग्स के अंदर डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। हमारे पास जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो 2 नॉन मेटल्स के बीच में होती है। और मेटेलिक बॉन्डिंग, जैसे आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, वो होती है 2 मेटल्स के बीच में। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज्ड हुए होते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर कहते हैं पीरियड्स। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ इन पीरियोडिक टेबल, उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। इस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 3 तक हमारे पास मेटल्स होते हैं। ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 7 तक हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर आयोनिक बॉन्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1, ग्रुप 2
और ग्रुप 3 के सारे मेटल्स आ जाएंगे, और नॉन मेटल्स के अंदर ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 इंक्लूड हो जाएंगे। अब आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। मतलब ट्रांसफर का, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है मेटल्स की, या एक नेचर होती है, या एक इनकी आदत होती है कि दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी एक फितरत होती है कि वो हमेशा भिखारी बने रहें। मीन्स कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते रहें। इसको अगर मैं थोड़ा सा कैटेगोरिकली लिख लूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनको देंगे। अब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज करने का मतलब डोनेट करता है या अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है, तो हम उसको कहते हैं, उस एटम को कहते हैं कैटायन। और उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो उसको हम कहते हैं एनाइन। और उस एटम के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कैसे याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि एक शख्स ज़कात देता है, तो उसके दिल में एक पॉजिटिव मैसेज जागता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शख्स ज़कात रिसीव करता है, उसके दिल में कहीं ना कहीं होता है कि यार इस दफ़ा तो लिए, लेकिन अगली दफ़ा से अल्लाह मुझे इस्तिताअत दे कि मैं ज़कात देने वालों में से बनूं, ज़कात लेने वालों में से नहीं बनूं। तो एक नेगेटिव गिरा जाता है। इस तरह याद रख लें तो थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा और याद रह जाएगी चीज़। चार्ज आ जाता है ऊपर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सोडियम Na होता है, सोडियम का सिंबल, एक एटम है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सोडियम का पहला शेल, सोडियम का दूसरा शेल, सोडियम का तीसरा शेल। सोडियम के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के तीसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सोडियम के आखिरी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक मेटल है, और मेटल मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनकी नेचर है। तो सोडियम जो है, दोबारा बनाते हैं। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया।
जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इट मीन्स वो कहलाएगा कैटाइन। अब क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर +1 आया है चार्ज। अगर कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर ये जो चार्ज आएगा वो -2, या इसको ऐसे भी लिख दो 2 नेगेटिव, बोथ आर एक्सेप्टेबल, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। अगर कोई एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, प्लस लगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, या 3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या खाली 3 भी लिख सकते हैं। अब जो है मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। यहाँ पे मैंने सोडियम का एटम बनाया था, इसी के बराबर में हम एक क्लोरीन का एटम भी बना लेंगे। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पे जो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और क्लोरीन एक नॉन मेटल भी है, तो मैंने बताया था कि नॉन मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, तो वो उसको फटाफट गेन कर लेगा। क्लोरीन के अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल, आखिरी शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना नहीं है, इसके पास बाहर से आया हुआ है जो कि है सोडियम का। अब क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो दैट मीन्स कि क्लोरीन जो है वो एक एनाइन है, तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर +1 आया और वो कैटाइन कहलाया। क्लोरीन ने वही 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर -1 का चार्ज आया, वो एनाइन कराया। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। अब एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है एक ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट एंड हमारे पास है एक ग्रुप 5 का एलिमेंट। ग्रुप 1 से हम लेंगे सोडियम को, क्योंकि थोड़ा आसान है समझना, और ग्रुप 5 से हम लेंगे नाइट्रोजन। सोडियम के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि नाइट्रोजन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ मैं सोडियम का स्ट्रक्चर दोबारा बनाता हूँ। ये सोडियम का स्ट्रक्चर है। पहले शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरी तरफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें
तो नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब सिनेरियो ये है कि नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए, और जबकि सोडियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब क्या करें? 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफ़र करेगा तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से ये जो 5 है ये 6 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, वो कहाँ से पूरी करें? तो हम करेंगे ये करेंगे कि हम 1 सोडियम के बजाय अब हम 3 सोडियम लगाएंगे, और हर सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र कर देगा नाइट्रोजन को। पहला सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 हो जाएगा। दूसरा सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन देगा तो 7 हो जाएगा, और तीसरा सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? हम सोडियम का हस्ब नस्ब बनाएंगे थोड़ा सा। और अब ये हमने ये ड्राइंग बनाई है, अब इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए, मैं डाल रहा हूँ, लेकिन हमने ये ड्राइंग बनाई है ये एक एटम के लिए। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 3 एटम। तो हम इस ड्राइंग के बाहर 3 लिख देंगे। ये 3 जो है यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पर एक एटम नहीं बल्कि 3 एटम्स की बात हो रही है। अब इसके अंदर जो है हम इसके इलेक्ट्रॉन्स ही बना देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बात एक एटम की हो नहीं रही है, 3 एटम्स की हो रही है, तो 3 एटम से मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो हम यहाँ पे +1 नहीं लिखेंगे, अब हम +3 लिखेंगे। और दूसरी साइड पे जो नाइट्रोजन का एटम है हम उसको भी ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो होते 7 टोटल, पहले में 2 और दूसरे में 5। इसने 3 एटम्स जो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिए हैं सोडियम से अपनी कन्फिग्रेशन या अपनी भूख मिटाने के लिए। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -3। यहाँ पे हमारे पास एक एटम नहीं 3 थे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया। यहाँ पे कुछ हमने इसलिए नहीं लगाया नाइट्रोजन के साथ क्योंकि एक ही नाइट्रोजन 3 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्ट कर रहा था। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन एक्सेप्ट करते तो हम 2 लगा लेते, अगर 3 होते तो हम 3 लगा देते, लेकिन एक ही नाइट्रोजन हमारे पास तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए हमने कुछ लगाया नहीं। तो इस तरह भी शेयरिंग होती है। अब मैं बता देता हूँ आपको नीचे कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं मेटल्स का और नॉन मेटल्स का।
ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट होगा, आप पीरियोडिक टेबल देख लें, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी है कि वो डोनेट करेगा, लूज करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। इसी तरह ग्रुप 3 की, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में होते हैं। और ग्रुपिंग करते क्यों है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रुपिंग की वजह जो है वो यही है। ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रुपिंग होती क्यों है मेटल्स के अंदर। ग्रुप 1 का है, चाहे वो सोडियम है, लिथियम है, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप 1 का, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। अगर हमें उस एक से ज़्यादा करवाना है उससे डोनेट, तो हम ये करेंगे कि हम वो 2 ले लेंगे। अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ग्रुप 1 से ही, तो हम उसके दो दो एटम्स ले लेंगे, ताकि हम 2 इलेक्ट्रॉन उनसे डोनेट करवा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 1 का डोनेट कर दे। अच्छा, तो अभी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो ग्रुप मेटल्स जो हैं वो इसलिए जो है हमेशा डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के अंदर ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 के मेटल्स आते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 5 की, तो ग्रुप 5 हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा, हमेशा। अगर हम बात करें ग्रुप 6 की, तो हमेशा ग्रुप 6 का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप 6 का, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह हम बात करें ग्रुप 7 की, तो ग्रुप 7 का एलिमेंट हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा। ये बात फिक्स है। इसलिए हम जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज करेगा और कौन कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। मकसद मेन यही होते हैं हमारा। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अच्छा, मैंने शायद पहले जो वो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स का, उसमें शायद स्क्रीन नज़र नहीं आई। तो मैं कहना चाह रहा था कि ग्रुप 1 के अंदर, जैसे ग्रुप 1 हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, इसी तरह ग्रुप 5 जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ग्रुप 6 जो है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ग्रुप 7 जो है वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब इस चीज़ के अंदर ये लोग खुश हैं। तो अगर इसी वजह से हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सबको ग्रुपिंग के अंदर बनाते हैं। इसके बाद जो है आयोनिक उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आयोनिक बॉन्डिंग की।
मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा सी जल्दी जल्दी। पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये पहली प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ना बीच में लिखे हुए होते हैं, जो कि ना मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से दे आर कलर्ड कंपाउंड्स। इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए। और जो मेटल्स होते हैं, जो प्योर मेटल्स की होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, वो ज़्यादातर हमारे पास वाइट कलर में होते हैं। तीसरा पॉइंट आयोनिक बॉन्डिंग के हवाले से कि जितने भी आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करना चाहें तो हम नहीं कर सकते एट सॉलिड स्टेज। लेकिन अगर हम उसको मोल्टेन कर दें, मोल्टेन का मतलब ये है कि हम उसको पानी पानी मिलाएं उसके अंदर और वो जो है आधा डिज़ोल्व हो जाए आधा नहीं हो, मतलब गाढ़ा हो जाए, तो तब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर एक सेकंड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाली जो बात थी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक एटम है एक्स, उसके ऊपर चार्ज है -2, और दूसरा एटम है वाई, उसके ऊपर चार्ज है -1। तो -2 जो बॉन्ड बनाएगा ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है। -1 जो चार्ज बनाएगा वो कम होगा कंपेयर टू -2 वाले से। क्यों? क्योंकि इसके पास जो चार्ज है वो कम है। जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक आइटम का ज़्यादा होगा।